हेलो आना, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे और आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। सुबह हो चुकी है, संडे की बात है और आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन। बेसिकली हमने कल तक बीमारियों के बारे में पढ़ लिया था और उसके आगे के फर्दर पोर्शन को आज हम कंटिन्यू करेंगे, एक लास्ट टॉपिक जिसमें हम कैंसर और मलेरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आप सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियरली आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एंड एक बार फटाफट से बता देंगे कि अब तक जितना हमने पढ़ा है, लास्ट हमने अपने वायरल डिजीजेस को कंप्लीट कर लिया था, वहां तक कोई समस्या किसी के मन में तो नहीं है? एक बार फटाफट से मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देंगे। और फिर आज हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे और इसी के साथ फिर हम अपनी बीमारियों को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक एक करके सवालों का थोड़ा सा डिस्कशन, फिर कुछ बीमारियां जो आप लोगों की रह गई थी उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि मलेरिया की बात करूं, कैंसर की बात करूं। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है भाई, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दो। ओमनी, अभय, अप्पू, वीरेंद्र। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? मीजल्स के लिए, टीबी के लिए, डिप्थीरिया के लिए या लेप्रोसी के लिए? बताओ भाई। आज मैं फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा हूँ लाइव। अच्छा जी, तस्लीम अकरम। चलिए कोई बात नहीं, डेली क्लास आपकी सुबह 9 बजे क्लास लाइव चलती है, रोज सुबह 9 बजे का सेम टाइमिंग है आपका। काफी कुछ क्लियर हो गया है आपकी क्लास में। चलिए, अब है बहुत बढ़िया। देखो, रेगुलर क्लास करोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोई डाउट्स भी रहेंगे तो वो भी आप अपने पूछ सकते हो। कोई बात नहीं दीनदयाल जी। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि टीबी का टीका लगाया जाता है, उसको हम पीसीजी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। डिप्थीरिया का तो हमने डीपीटी के नाम से याद किया था ना। ये टीबी का टीका है जिसको बीसीजी, बैसिलस कालमेट यूरिन के नाम से जाना जाता है। डिप्थीरिया के लिए हमने डीपीटी का टीका पढ़ा था, जिसमें 3 बीमारियां कवर हो रही थी। 3 बीमारियां कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, जिसको हिंदी में गलघोटू कहते हैं, पर्ट्यूसिस, जिसको हम बात करते हैं आपका काली खांसी, कुक्कर खांसी, और टिटनस नाम का रोग होता है। तो ये 3 बीमारियों के लिए हम ट्रिपल टीका लगाते हैं। इसी प्रकार से मीजल्स के लिए एमएमआर का टीका याद करो, मीजल्स मम्स रूबेला के नाम से बताया था। तो ये तीन बीमारियों को एक साथ कवर करने वाली वैक्सीन यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। आज संडे है इसलिए देखो थोड़ा सा स्टूडेंट्स का था कि मैम सुबह सुबह क्लास मत रखो, आज संडे है 9 बजे, है ना, आज थोड़ा सा लेट कर लो। तो चलो 9 की जगह 10 कर लिया। ठीक है, बताइए आंसर। अनिल, मैं आज ही इसको अपलोड करवाती हूँ आपके लिए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनकी भी आज पहली क्लास है कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल है यानी संचारी रोग कही जाती है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? कौन सी बीमारी ऐसी है जो आसानी से फैल सकती है? अब देखो, ऐसे सवाल जो होते हैं ना, ये आते हैं आपके बिल्कुल सिंपल एलिमिनेशन वाले। आपको पता है कि मैम किसी को गठिया हो जाएगा तो क्या वो दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है? नहीं। कैंसर कभी फैल सकता है? नहीं। कैंसर होगा तो एक सिंगल व्यक्ति की बॉडी में होगा। ऐसी डायबिटीज है, घर में एक को है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो आप सभी के अंदर फैल जाएगी। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके डिप्थीरिया की, तो हाँ मैम, ये ऑप्शन सीधे सीधे मैंने क्या किया है, एलिमिनेट किया है कि डिप्थीरिया जो है वो आसानी से फैल सकती है, जिसको आपने बोला गलघोटू के नाम से। कॉर्नी बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो कि ये रोग आपका करा रहा है। तो इस प्रकार का आंसर, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बहुत ही सिंपल एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल बताओ। इसमें रिंग वॉर्म किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस? किसके माध्यम से होती है आपकी रिंग वॉर्म, दांत खात खुजली जिसको आप कहते हो? लगाएं आंसर। दांत खुजली किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से थोड़ी होती है। आपसे पूछ रहा है दांत दाद होते हैं फंगस से, यानी कवक के माध्यम से। बताया भी था आपको कि ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ऐसे जीनस जो हैं वो इसमें काम करते हैं। जब हमने फंगस का जगत पढ़ा था उसमें आपको इस बीमारी के बारे में भी बताया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। बीसीजी के वैक्सीन में सी शब्द का अर्थ क्या है? मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस प्रकार का भी सवाल आपसे बन सकता है। इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कालमेट, कफ, क्लोरीन या कैडमियम? किसके लिए आता है सी लेटर?
तो अब आपको इसकी फुल फॉर्म याद होगी तो आप तुरंत से आंसर इसका लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट्स आपकी हर चैप्टर के अकॉर्डिंग जा चुकी हैं, ठीक है। चलो आंसर लगा रहे हैं। कैडमियम थोड़ी होगा, सी से कालमेट आता है ना। सी किसके लिए आता है? बेसिलस कामेट यूरिन, ये वैज्ञानिक के नाम थे जिनके आधार पर ही आपकी वैक्सीन का नाम जो है वो यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से कई सारे पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, ये बीमारी है आपसे कि नवजात बच्चे को इसके प्रतिरक्षित करने के लिए ट्रिपल टीका लगाया जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ट्रिपल टीका मैडम ने 2 बताए थे, एक डीपीटी का, एक एमएमआर का। ऑप्शंस देखो और बताओ क्या सही उत्तर होना चाहिए, जल्दी से। अभी कैंसर पढ़ेंगे, कैंसर पढ़ेंगे अभी, है ना, पूरा कैंसर पढ़ेंगे अभी। बहुत बढ़िया। अब अगर डीपीटी है तो मैम पहली चीज मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। आपको बताया गया था हुपिंग कफ, टिटनस और मीजल्स। मीजल्स आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पर आते हैं हुपिंग कफ, टिटनस और डिप्थीरिया। हुपिंग कफ नाम मैंने पर्ट्यूसिस का ही दिया था, दूसरा नाम हुपिंग कफ का मतलब क्या था? काली खांसी के नाम से। हिंदी में देखें, काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। यानी कि मैम अगर कहीं पर मुझे पर्ट्यूसिस लिख करके नहीं मिलता और उसकी जगह हुपिंग कफ मिल जाता है तो मैं गलत नहीं करूंगा। आंसर मेरा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हुपिंग कफ है, टिटनस है और डिप्थीरिया होगा। बाकी टिटनस, डिप्थीरिया, मीजल्स, रुबेला ये भी आपका नहीं है। इसमें मीजल्स आ रहा है, रुबेला आ रहा है, इसमें स्मॉल पॉक्स आ रही है, ये डायरेक्टली आप इसमें से हटा सकते हैं। अगर ऑप्शन में प्योरली मीजल्स, मम्स, रुबेला होता तो आप लगा देते। उसने तो सिर्फ इतना पूछा है कि बच्चे को ट्रिपल टीका किन 3 बीमारियों से आपको बचाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ आंसर आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस वाला सेट सही बैठ गया। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है भाई, नहीं है सबको? तो इसी को कहते हैं डीपीटी के नाम से, करेक्ट। चलो अगला देखिए। जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज डैश, मतलब किसकी बीमारी का एक लक्षण आपको पीलिया नजर आता है? किडनी, लिवर, पेनक्रियाज या फिर थायराइड? किसका लक्षण आपको जॉन्डिस जो है वो नजर आता है? बीमारी कहाँ पर हुई है जो जॉन्डिस होगा? ऑडियो क्लियर है अभी? चलो, किसका है ये? आपके लिवर का एक डिजीज यहाँ पर दिखाई देती है। लिवर में समस्या आएगी तो आप देखेंगे कि भैया आंसर हो जाएगा पीलिया का। लिवर में आपका बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया नामक रोग यहाँ पर आपका बन जाता है। अगला देखिए, पूछा है इनमें से कौन सी जल जनित रोग है, यानी वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है? जल से होने वाली बीमारी कौन सी कही जाती है? फटाफट से बताओ। मैडम यही आ गई है मैम, चलो। हम्म
अभिषेक बिल्कुल हो जाएगी आपकी क्लास, ठीक है। आपको दीपक सर इन्फॉर्म कर देंगे कैसे रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा। जल जनित मतलब पानी से होने वाली। अब मैम मलेरिया, टाइफाइड, मीजल्स और चिकन पॉक्स, इन चारों में से अगर हम देखेंगे तो कौन सा ऐसा है जो दूषित खाना, पानी, पानी के माध्यम से फैलती है। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, क्लास डेली होता है, मुझे लगा अच्छा क्लास डेली होती है सुबह के 9 बजे। आज संडे था इसलिए सुबह 10 बजे रखी है, वरना डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं चिकन पॉक्स की बात करूं पानी से नहीं होता, मैं मीजल्स की बात करूं पानी से नहीं होता, मलेरिया की बात करूं मच्छर से होता है, जो कि मच्छर आपका पानी से बेसिकली आप कहेंगे कि पनपते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेनली अगर हम बात करेंगे तो टाइफाइड जो है वो आपका दूषित खाना आपने खा लिया, वह पानी आपने पी लिया, तो ये यहाँ पर हो सकता है। दूषित खाना और पानी पीने के माध्यम से आपका जो टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी नाम का रोग है, वो यहाँ पर हो सकता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है और मच्छर इसको फैलाने का काम करता है। तो देखिए कुछ ऐसे प्रश्न भी आप लोगों के यहाँ पर बन जाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेराइटी आपके क्वेश्चंस की पूछ ली जाती है। जैसे ये अगर आपसे पूछ ले कि आपके बॉडी में ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो आप इसको क्या कहोगे। आरबीसी की संख्या अगर कम हो जाती है तो एनीमिया या एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं, और अगर बढ़ जाएगी तो इसको कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया के नाम से। एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवंशिक विकार है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, और ये आपका ब्लड का कैंसर होता है जिसको ल्यूकेमिया भी हम कहते हैं। तो भाई देखो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के रहते हैं। अब जरा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमारे बॉडी में एक बीमारी है जिसको हम नाम देते हैं कैंसर का। वो कैंसर कैसी बीमारी है। मलेरिया के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और चाहो तो एक बार और जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मलेरिया क्या है, ठीक है। बात अगर की जाए मलेरिया की, तो मलेरिया का पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम। याद करो जब मैंने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाया था तो वहां पर भी आपको प्लाज्मोडियम नाम की एक पूरी एग्जाम्पल में स्पीशीज लिखवाई थी। उस स्पीशीज के लिए जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम हमारे मलेरिया को कराता है। ये प्लाज्मोडियम वर्ड किसके लिए आता है, इसका जीनस है, और इसकी जो स्पीशीज बनती है ना उसमें कई सारी बनती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, ठीक है, या आपका प्लाज्मोडियम फेल्सिपैरम हो गया, या प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया। ऐसे अगर नाम कहीं दिख जाते हैं, ये इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं। ये 3 मेन काम करती हैं जो कि आपके मलेरिया के रोगजनक के तौर पे देखी जाती हैं, ठीक है। मैम आपकी पढ़ाई हुई बायोलॉजी सब समझ में आती है। चलो अभिषेक पांडे बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से मलेरिया को कराने वाला, रोगजनक कह रहा है यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं ये इसका रोगों का जनक है, ठीक है। ये इसके लिए जीनस वर्ड है और ये इसकी जो आ रही हैं वो स्पीशीज हैं यहाँ पर। तो आपके लिए मेन नाम क्या हो जाएगा कि मैम मेनली हमारा कौन है जो इस बीमारी को करा सकता है, वहां आप नाम देंगे प्लाज्मोडियम का। और इसको फैलाने वाला कौन है, इसका वाहक कौन है, तो वहां नाम आता है मादा एनोफिलिस मच्छर का, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। एक मच्छर है जो इसको फैलाता है और एक प्लाज्मोडियम है जो इसको यहाँ पर कराने का कार्य करता है। मादा एनोफिलिस मच्छर, इसको लिख लेना प्लाज्मोडियम। ये इसका मेन जीनस है और ये 3 स्पीशीज है, वाइवेक्स, फेल्सिपेरम और मलेरिया। ये 3 इसकी क्या है, प्रजाति हैं, और मेन इसका यहाँ पर देखा जाता है। एक्चुअली क्या है, अब है देखो इसके पैथोजन 3 नहीं है, इसका पैथोजन एक ही है। नाम मेन याद रखना
प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एक जीनस है जिसकी 3 अलग अलग स्पीशीज में यहाँ पर देख सकते हो। तो मेन काम जो कराता है वो तो प्लाज्मोडियम ही कराता है, बट कभी इसकी वाइवेक्स वाली स्पीशीज है जो कि बॉडी में चली गई, कभी फेल्सीपेरम आ गई, कभी मलेरिया आ गई। मेनली सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलाती है ना वो फेल्सीपेरम है, और सबसे घातक मलेरिया जो होता है वो इसी के माध्यम से होता है। ठीक है, गगन बहुत देर से कह रहे हैं मैम आज रात 8 बजे, आज डेफिनेटली आपके लिए क्रांति आ रही है, तो आप शाम को जुड़िएगा, रात को डांकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे सभी को जुड़ना है। ठीक है, आदित्य सर आपके लिए कुछ खास लेकर के आ रहे हैं, तो जरूर से आपको अटेंड करना है आज रात को 8 बजे वाला सेशन। ठीक है भाई, चलो। डेंगू और मलेरिया में अंतर है ना, क्यों नहीं है? डेंगू जो है वो एडीज इजिप्टी के माध्यम से हो रहा था और वहां पे वायरस से हो रहा था। ये एक प्रोटिस्टा है, एक आपका प्लाज्मोडियम स्पीशीज है, मतलब यहाँ पर आपका बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अलग हो जाएगा। फिर फैलाने वाले मच्छर अलग अलग हैं, तो अंतर तो बहुत सारे हैं। मलेरिया में तेज बुखार आता है, बॉडी में आपको शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, कपकपाना शुरू कर देते हो, और इसी के साथ जब ये मच्छर काटता है तो आपके बॉडी के अंदर जाएगा और आपके लिवर में, आपके लाल रक्त कणिकाओं में जाकर अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। आपसे पूछे कि ये जो मच्छर है जब ये काटता है तो बॉडी के अंदर कौन सा एक टॉक्सिन स्टेज बनती है, उसको हम स्पोरोजोइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, बताइएगा। स्पोरोजोइट टॉक्सिन स्टेज है इसकी। स्पोरोजोइट ये बॉडी के अंदर आपके बनते हैं, मच्छर आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है। ठीक है, वीडियो क्लियर आ रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है शिवांगी। मैम ये क्लास 12th वाले भी पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, 12th क्लास में बीमारी है आपकी मलेरिया की, आप पढ़ सकते हो। आपका चैप्टर है एक ह्यूमन डिजीज के ऊपर, चैप्टर नंबर 8 है आई गेस, तो वो आप कर सकते हैं कवर। ठीक है, चलो। मलेरिया किस कैटेगरी में आएगी? तो देखो, बैक्टीरिया और वायरस से नहीं हो रही, इसको आप कह सकते हो प्रोटिस्टा बॉर्न डिजीज। किससे हो रही है? तो ये प्रोटिस्टा से हो रही है। ये आपका प्रोटिस्टा क्या है? ये है प्रोटिस्टा। ठीक है, बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया हमारी ये बीमारी यहाँ पर हो जाएगी। ज्यादा नहीं पूछता, 2-3 वर्ड ध्यान रखना। मलेरिया कौन करा रहा है? प्लाज्मोडियम। घातक स्पीशीज पूछ ले तो वो आपकी फेल्सीपेरम है, और साथ में वाहक कौन है तो वो आप बता देंगे मादा एनोफिलिस का मच्छर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? अब बात करेंगे, हाँ अब बात करेंगे आपके कैंसर के बारे में। बाकी ये जो मलेरिया है इसमें तेज बुखार वगैरह जो भी लक्षण आते हैं उसके बाद डॉक्टर आपको नॉर्मली वायरस की जो इसकी बुखार की भी दवाइयाँ होती हैं वो यहाँ पर दे करके, और साथ में मलेरिया से रोकथाम के लिए अपनी दवाइयाँ जो है वो देना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लास की टाइमिंग डेली सुबह 9 बजे। नेक्स्ट हेडिंग कैंसर। देखिए, कैंसर एक इस प्रकार का रोग है जिसमें आपको एक बहुत सिंपल भाषा में एक छोटा सा पार्ट समझना है कि मैम मेरी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट क्या है? आपने कहा सेल है। वो सेल इतने सारी संख्या में कैसे हो जाते हैं कि उनमें विभाजन होता है। ठीक है, यही होता है कि नहीं? अब थोड़ी देर के लिए जरा डाउट्स को एक तरफ कर दो और इस टॉपिक पे ध्यान दे लो, फिर हम आपके डाउट्स को भी ले लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास मान लीजिए एक सेल है। ये एक सेल जब टूटेगा तो कितने में बटेगा मैम? 1 से 2 में जाएगा और 2 से 4 में जाएगा, शायद कुछ ऐसी क्रिया होंगी हमारे अंदर। और ये होती है नॉर्मल सेल डिवीजन की साइकिल। इसका जो न्यूक्लियस था वो इसी प्रकार से आपका दिखाई देता है। इसे कहते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1 से 2 में और 2 से 4 में सेम शेप में आ रहा है, सेम साइज में आ रहा है, सेम आकार में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ना भैया ये मेरे पास एक सेल था, ये सेल हो गया है खराब। क्या हो गया है? खराब हो गया है। खराब होगा तो इसके अंदर जो सेल का डिवीजन हो रहा है ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये चीजें नॉर्मल आ रही हैं, ये नॉर्मल नहीं होंगी, ये कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। कहने का क्या मतलब है कि मैम ये सेल ना टूट करके हो सकता है 2 सेल बना ले, हो सकता है 3 बना ले, और हो सकता है सेम शेप के ना बनाए, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेल है और जब ये टूटेगा तो हो सकता है इसने कुछ इस टाइप का एक सेल बना लिया हो और वहीं पर एक और इसके साथ में लगा हुआ हो, ऐसा कुछ यहाँ पर बना ले, या हो सकता है कि ये और ज्यादा डिवाइड करे तो
ऐसे अजीब अजीब से उसमें जो सेल्स हैं उसको यहाँ पर बना ले। मतलब आप देख पा रहे हो कि सेल का डिवीजन हमारा कंट्रोल्ड नहीं है, अनियंत्रित कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है। और ऐसी बीमारी को जब आपके सेल में जो डिवीजन है, एक सेल की छोटी सी खराबी के कारण आपके बॉडी में ये चीज अनियंत्रित हो जाती है, इसको हम कैंसर का नाम देते हैं। आपने सुना होगा कि बॉडी में एक छोटा सा सेल खराब होने पर वो आसपास के सारे सेल्स को ले डूबता है। यानी मान लीजिए अगर एक सेल यहाँ पर आपका खराब हुआ है तो नियर बाय जितने भी सेल्स हैं उनकी सबकी ग्रोथ को वो क्या कर देगा, खराब कर देता है, सबकी ग्रोथ को वो नष्ट कर देता है। और उसको आप नाम देते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा सेल जो है वो खराब होकर के कैंसर बना रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए एक बार, फटाफट से बताओ। एनटीपीसी 2024 के लिए साइंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए आपके यूट्यूब पर आरजी स्टेट एग्जाम शाम 5 बजे क्लासेस चल रही हैं और बाकी यहाँ थ्योरी आपको पूरी कराई जा रही है एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो आप इस बीमारी के लिए लिख सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये इस कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन होने के कारण आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में आप यहां पर बता सकते हैं कैंसर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, इसके अध्ययन को नाम देते हैं स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी। ये ऑन्कोलॉजी या ऑन्को वर्ड यहां पर कई बार आता है। कैंसर को कराने वाले जो सेल्स होते हैं ना उसको ऑन्कोजन कहते हैं। आप बोलोगे मैम ये सेल कौन से हैं जो खराब हो रहे हैं? ये सेल खराब क्यों हुए, देखो क्या है क्यों है, इनके बारे में भी अगर मैं जानूं कि मेरा एक सेल था ये खराब हो गया, ये वाला सेल था, ठीक है, इसमें खराबी आई, इस बन गया, ये कुछ अलग सी शेप में आ गया, इसका डिवीजन जो जैसा होना था वैसा नहीं हुआ यहाँ पर। इसकी वजह है कि इस सेल के ऊपर अचानक से या तो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर आ गया होगा, कोई अल्ट्रावायलेट रेज आ गई होंगी, कोई केमिकल आ गया होगा। आपने सुना है लोग बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आओ चलो इसी का एक सिंपल किस्सा ले लेते हैं, ठीक है। ट्यूमर क्या है कि सब चीजों पे बात करेंगे। जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अब सिगरेट का जो धुआं होता है वो धुआं आपके लंग्स में जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों के सेल्स को वो क्या कर रहा है, बार बार जा करके उसके ऊपर इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो कभी ना कभी एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब वो कंटिन्यूअसली जा रहा केमिकल तुम्हारे लंग्स में, तुम्हारे उस छोटे से सेल, किसी भी एक सेल को मान लो, प्रभावित करेगा। बोलो हाँ कि ना, जल्दी से बताओ एक बार। वॉइस फंबल हो रही है, वीडियो, बहुत सारे कारण होते हैं इसमें, है ना। वॉइस में अभी तो कोई इशू नहीं है, बताइए एक बार। क्या आपको वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी जल्दी से बता दो मुझे एक बार फटाफट से पहले। चलो, तो अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि ये जो कैंसर को कराने वाले होते हैं कि ये सेल में खराबी आई कहाँ से। आप अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अगर बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहे हैं, ये तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल केस लिया, मैं आपको भी बाकी के केसेस भी बताऊंगी। तो आप केमिकल जो है वो बॉडी में आपके जा रहा है, धुआं जा रहा है, उसमें आपके अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं। जैसे कि हम सूट की बात करें, जैसे हम 2,3 डाई मिथाइल, आपका अलग अलग कंपाउंड जो होते हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर। और यही आपके केमिकल्स जो हैं वो क्या करा सकते हैं, आपको कैंसर कराने में मदद करते हैं। कि मतलब ये सारे जितने भी केमिकल्स बॉडी में कंटिन्यूस
कंटिन्यूअसली जा रहा है, इंसान बार बार क्या कर रहा है, सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो उसके सेल्स को ये धुआं जा करके प्रभावित करेगा। और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेल खराब हुआ, ये खराब हुआ, तो आसपास के सारे सेल्स को भी ये नष्ट करना शुरू कर देता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब आप कहोगे कि मैम क्या हर इंसान को शराब के सेवन से और इंसान को अपने सिगरेट सेवन से ही कैंसर होते हैं क्या, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है? आप और कारण देखिए, प्लास्टिक का, बॉडी में कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं मात्रा में प्लास्टिक आपकी बढ़ती चली जा रही है, वो भी एक कारण है। कई बार हमारे बॉडी में कई टैबलेट्स हम ऐसी खा लेते हैं जो हम बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं और वो कैंसर करा सकती हैं। तो कैंसर किसी एक चीज़ से नहीं होता। आप धूप में खड़े हो जाओ, बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आपको मिलने लग जाए, आप कहते हैं ना सनस्क्रीन लगानी चाहिए, तो आपको अगर सनस्क्रीन क्यों लगानी चाहिए कि धूप से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं वो हार्म ना करें। कभी कभी बहुत ज़्यादा लोगों को अल्ट्रावायलेट किरणें ही जाकर स्किन के किसी एक सेल को हार्म कर देती है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो कैंसर एक प्रकार का भी नहीं है और इसको कराने वाला भी कोई एक सिंगल कारक नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों से होता है और बहुत अलग अलग कारण से आपके शरीर में किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकता है। इसको हम अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड डिवीजन ऑफ सेल कहते हैं कि एक सेल खराब हुआ था, वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो बैक्टीरिया से हो सकता है, वो वायरस से हो सकता है, वो कोई अल्ट्रावायलेट किरणों से हो सकता है, वो एक्सरे से हो सकता है, गामा रे से हो सकता है, किसी केमिकल से हो सकता है, किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है, किसी दवाई से हो सकता है। तो ये आपके कैंसर को कराने वाले कारक हो जाते हैं। तो कैंसर का कारक एक नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से एक बार। सभी को बात समझ में आ रही है? तो कैंसर केवल एक कारक से कभी भी देखा नहीं जाता है। अभी कैंसर होता भी देखो दो प्रकार का है ना? यहां तक आपने लिख लिया है, कैंसर का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी। और इसके बाद लिखिएगा कैंसर सेल्स ऑनको कहे जाते हैं। कैंसर को कराने वाले ऑन्कोजन कहे जाते हैं। जो डॉक्टर कैंसर का इलाज करता है ना, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। जो डॉक्टर इसका इलाज करता है, जो आपका स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, उसको लिख लेना, ऑन्कोलॉजिस्ट के नाम से वो जाना जाता है। कैंसर स्पेशलिस्ट, इसको कहते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट। और ये ऑन्कोजन कई सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल में, या अलग से आप इसको लिख लेना, ऐसे रहने दो। ऑन्कोजन्स कैन बी ऑफ many types। ऑन्कोजन कई प्रकार के होते हैं। लिखो यहां तक सबसे पहले। किशन करिए रिवीजन बढ़िया तरीके से। कैंसर सेक्सुअली नहीं होता है, ठीक है? ये आपके अलग अलग कॉजेस से, अलग अलग रीजन से होता है। लिख लिया सभी ने? इन्हें कहते हैं ऑन्कोजन। ऑन्कोजन कार्सिनोजन, ठीक है? दोनों नाम आप इसके यूज कर सकते हो, कार्सिनोजन भी आता है। कार्सिनोजन, कैंसर को कराने वाले एजेंट्स कार्सिनोजन के नाम से। चलो अब बात करेंगे ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला फिजिकल एजेंट, भौतिक कारक। सोचो भौतिक
अलग अलग रेडिएशन है, मान लीजिए एक्स रे है, गामा रे है, यूवी रेज है आदि। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की किरणें आ रही हैं, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब जो आपका हुआ था एक्सप्लोड, उसकी भी जो रेडिएशन है आज तक वो कैंसर करा रही हैं। तो अलग अलग प्रकार यहाँ पर देखे जाते हैं। दूसरा आता है कुछ जैविक कारक, बायोलॉजिकल कारक, बायोलॉजिकल एजेंट, जिसमें आप बता सकते हैं एग्जाम्पल है कुछ वायरस। अब हुआ क्या, कोरोना वायरस आया, ठीक है मैम, ऐसे ही कई बार क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग वायरस है, मॉन्की पॉक्स आ रखा है आपका, मंकी पॉक्स हो गया, कोरोना हो गया। कभी कभी कुछ ऐसे वायरस आपके वातावरण में आ जाते हैं जो किसी बॉडी को संक्रमित अगर कर दें और उसके गलती से प्रोटीन के उसके डीएनए को ऑल्टर कर दें, मान लीजिए किसी व्यक्ति की बॉडी में कोरोना वायरस चला गया और उसके बॉडी के डीएनए को वो चेंज कर देगा, तो वहां पर भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये भी एक केस बन सकता है। कुछ वायरस हैं जो कि कॉजिंग ऑल्ट्रेशन इन डीएनए, डीएनए में बदलाव जो लाने की क्षमता रखते हैं, या कुछ बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, ठीक है, इसके लिए लिख लेना विषाणु एंड एटसेट्रा। इसके अलावा बात करें कुछ केमिकल एजेंट भी होते हैं, रासायनिक कारक, chemicals from industries soot asbestos etc. ठीक है, जो आपके अलग अलग इंडस्ट्रीज से क्या निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, ये सब चीजें। सिगरेट स्मोकिंग में भी होता है एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन, वो भी लिख सकते हो, है ना, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। जब आप सिगरेट का धुआं देखते हैं तो ये उसमें से निकलता है, सिगरेट स्मोकिंग से, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। तार, कोल, ये सब अलग अलग आते हैं। ज्यादा एक्सरेज भी आपके कैंसर, रेडिएशन ही तो है, देखो रेडिएशंस प्रॉब्लम कराती ही कराती हैं, तो इसीलिए ज्यादा रेडिएशंस के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अभी सब ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो इस प्रकार के अलग अलग आपके जो कैंसर्स हैं वो देखे जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा जो लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते हैं, ठीक है, सैकरीन वगैरह का इस्तेमाल बहुत करते हैं, उससे भी आपको कैंसर हो सकता है। ज़्यादा एनिमल प्रोटीन वाली डाइट जो खाते हैं उनको लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर हो जाता है। चिमनी के जो काम करते हैं वर्कर्स होते हैं उनको हो जाता है, जो डाई वर्कर्स होते हैं उनको हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारक हैं, एक कारक नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं और इसी प्रकार से आपका जो कैंसर होता है वो बन जाता है। लेकिन कैंसर भी ना दो प्रकार का होता है। दो कैसे होता है कि मैम, एक वो होता है जो आप लोगों ने मोल बने हुए देखे हैं, इंसान के गाल पे तिल हो जाते हैं, जैसे आप कहते हो छोटे छोटे से तिल हैं, या मस्से से बन जाते हैं, मोल्स और वॉर्ट जिसको कहते हैं, बड़े बड़े से मस्से से निकल आते हैं, वो भी कैंसर के सेल्स होते हैं। बस बात ये होती है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उस जगह पर रुके हुए होते हैं, ठीक है। सूट, ये फैक्ट्रीज से निकलता है धुआं जिसको आप कहते हो ना, उसके अंदर ही आपका केमिकल प्रेजेंट होता है। देखिए, कैंसर इज ऑफ टू टाइप्स। कैंसर को ना हम ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं, ट्यूमर, तो ट्यूमर कह लो, कैंसर कह लो, ये आपका दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये है दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बेनाइन ट्यूमर,
या बिनाइन कैंसर भी आप इसे कह सकते हो, दे डू नॉट स्प्रेड इन नियर बाय सेल्स और एरिया। यह आसपास के कोशिका में फैलता नहीं है। इसका एग्जाम्पल आता है मोल्स, वॉर्ट, वो मस्से। तो अगर किसी के भी छोटे छोटे से तिल हो गए, मोल्स हो गए, निशान हो रहे हैं काले काले से, ठीक है, या मस्से हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये भी क्या है, ये भी कैंसर का सेल है। फर्क क्या है कि वो ना नियर बाय सेल्स को खराब नहीं कर रहा। मस्सा हो गया किसी के, मान लीजिए काला सा हो गया, डार्क हो गया है ना, वो क्या होगा, एक जगह पर होकर के तैयार हो गया, इतना बड़ा एक चेहरे पे निकल आया, वो उस जगह पर फिक्स रहेगा। ये नहीं है कि वो नियर बाय सारे सेल्स को भी हार्म करेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कि वो रुका हुआ है, बिनाइन है। बिनाइन का मतलब क्या होता है, जो रुका हुआ होता है, स्थायी होता है, एक जगह पर फिक्स होता है, स्थायी जिसको आप कहते हो, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो हम नॉर्मली कैंसर देखते हैं व्यक्तियों के अंदर, वो मेलिग्नेंट होता है, वो फैलता है बहुत आसानी से। एक सेल खराब होगा, मान लो फेफड़ों में एक सेल खराब हुआ, पूरे लंग्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, और फैलता बहुत तेजी से है। इसीलिए उसके ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपीज कराई जाती हैं, ताकि वो केमिकल उस फैलने वाले प्रोसेस को कंट्रोल करता हुआ चले, ठीक है। मैम डज पैसिव स्मोकिंग कैन बी अ रीजन टू कैंसर? देखो, स्मोकिंग एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, हाँ वो बात अलग होती है, एक्टिव वाले को ज्यादा अफेक्ट करती है, पैसिव वाले को भी उतना करती है। लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे कि कितने डिस्टेंस पे खड़े हो, रेगुलरली कितना साथ दे रहे हो उसका, तो प्रॉब्लम उनको भी होती है जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं। सो इसीलिए स्मोकिंग ना करनी चाहिए, ना किसी के साथ उसमें देना चाहिए आपको, राइट। चलो लिख लिया सभी ने? हार्म नहीं करते ये, दे आर नॉट हार्मफुल, बता देना, ये नुकसान नहीं करते, पूरे लाइफ टाइम रहेंगे ऐसे ही, बट दे वोंट हार्म यू। ये हानिकारक नहीं होते, हानिकारक तो दूसरा वाला होता है, यह हानिकारक नहीं होते। अगला सेकंड पार्ट लिखेंगे, तिल क्या होता है। तिल आपने देखा होगा चेहरे पे, हाथ पे, बॉडी पे, कहीं छोटा सा एक पार्ट ब्लैक कलर का आपको अगर नजर आया हो, उसे कहते हैं तिल हो जाना। नेक्स्ट है मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये फैलता है, या कैंसर कह लो, ये फैलता है। दे आर फैटल एज दे एंटर इनटू द सराउंडिंग सेल्स। यह हानिकारक है, यह संपर्क में उपस्थित कोशिका में फैलता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी, ये जो फैलने वाली इसकी प्रॉपर्टी है ऑफ स्प्रेडिंग इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। यह प्रकृति मेटास्टेसिस के नाम से जानी जाती है। ये जो कर रहे हैं ना कि ये एंटर कर जाते हैं इनटू दी सराउंडिंग से, कोशिकाओं में फैलता है, इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस का नाम दिया जाता है। प्रश्न ये भी आ जाता है कि भैया कौन से बॉडी के पार्ट में या किस बीमारी में मेटास्टेसिस नजर आता है। ओके,
डिपेंड करता है आदित्य शर्मा किस प्रकार का कैंसर है ना। फर्स्ट स्टेज भी इसकी हार्मफुल होती है और कई बार तो पता ही चलता है लास्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, कभी थर्ड स्टेज पे। तो डिपेंड करता है किसको कब जाकर डायग्नोस हो रहा है। बॉडी पर मस्सा टाइप है, उसे रिमूव कैसे करें? नहीं नहीं, उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, वो और ज्यादा फिर बाद में स्प्रेड होता है। अभी जैसा है उसको वैसा रहने दो। कई लोग उसको जला देते हैं, निकलवा देते हैं, वो सब चीजें क्या करती हैं कि उससे अगर आप दे रहे हो ना रेडिएशंस वगैरह, तो नियर बाय सेल्स पे असर जाने की दिक्कत होती है। हम कहते नहीं है बार बार कि क्यों जा रहे हो भाई डॉक्टर के पास, जब कोई जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, खामखा टेस्ट कराते हैं, खामखा जा करके एमआरआई करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं। अरे कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो तो ये तो सोचो, ये तो समझो कि क्या वो तुम्हें बाकी तरह से असर नहीं डालेगा। मान लीजिए आपकी बॉडी में एक जगह पर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर रेडिएशंस गई, पर वो नियर बाय सेल्स को भी हार्म करती हैं। जो लोग टैटू बनवाते हैं, वो इंक केमिकल जो अंदर जाता है वो कैंसर करा सकता है। तो ये बहुत घातक बीमारी है, बहुत सारे कारण हैं। प्लास्टिक जो आप डेली बेसिस पे ले रहे हो, लंग स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, और ये बहुत सारी चीजें हैं आपकी। सिगरेट की लत को कैसे रोकें? इट्स ऑल अबाउट कि आपका आत्मविश्वास, आपको खुद के मन को समझाना। आप जानते हो ये चीज गलत है, आप दिन में 4 पी रहे थे, आप 2 करिए, फिर धीरे धीरे करके 1 करिए। ये सिर्फ आत्मविश्वास से, आत्मबल से हो सकता है। सेल्फ अंदर से जब तक नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। तुम ये मत सोचो उसका ऑल्टरनेट कुछ मैं ढूंढ लूंगा। जिस समय पर आपको हैबिट है, एटलीस्ट उसको धीरे धीरे करके उस चीज को कम करनी शुरू कर दो। ठीक है, लिख लिया सभी ने इसको मेटास्टेसिस तक? तो ये कहलाते हैं आपके मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो आसानी से फैल जाते हैं। ये एक्चुअली में ट्यूमर सेल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो कैंसर होता है मेन 3 प्रकार का। मेन होता है 3 प्रकार का। यहां तक लिख लिया? चलिए, कैंसर इज ऑफ 3 टाइप्स। कैंसर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में पहला प्रकार जो शायद आप सभी ने सुना होगा, कार्सिनोमा। इट इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखो हमारे शरीर के अंदर ना उपकला ऊतक होते हैं जो हमारे सारे अंगों का निर्माण करते हैं, जिसमें नाम आता है एपिथेलियल टिश्यूज का, उपकला ऊतक का। आपके बॉडी में अलग अलग अंग बनते हैं, वो 3 परत के माध्यम से बनते हैं, आपके एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अभी मैं सब बताऊंगी, ब्लड का, ब्रेन का, बॉडी में लंग का, सबके कैंसर कहाँ से होते हैं। जैसे हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज की, तो इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों झिल्लियां आपकी आती हैं। इनके द्वारा लगभग 80% तक शरीर के कैंसर देखे जाते हैं, जिसके अंदर हम स्किन कैंसर की बात करें, लंग कैंसर की बात करें, वेजाइनल कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, कोलन कैंसर की बात करें, मतलब मेन जो हमारे कैंसर्स हैं ना वो इसके अंदर आते हैं, ब्लड बोन कार्टिलेज को छोड़कर। उन्हें अलग बात करेंगे, बाकी मेजोरिटी में जो कैंसर्स होते हैं वो आपके इसके अंदर नजर आते हैं। कहानी इतनी बड़ी चल रही है पूनम, पिंपल नॉर्मल है आपका, ठीक है। बॉडी में कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके कुछ बहुत ज्यादा एसिडिक सिक्रीशंस वगैरह की वजह से, डस्ट की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल को कैंसर में कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जैसे इसकी श्रेणी में आप रखेंगे, यह उपकला के कैंसर है। लेयर चाहो तो बता देना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ऐसे हमारी लेयर्स भी इसके अंदर बनती हैं। 80% कैंसर्स आर कार्सिनोमा। एग्जाम्पल, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, थ्रोट कैंसर,
एटसेट्रा। ये बॉडी में अलग अलग प्रकार के कैंसर जो हैं वो आपके बन जाते हैं। कोलन है मतलब पेनक्रियाज, स्टमक वाला पार्ट है, इसको पेनक्रियाज वाला भी हम कहते हैं, स्टमक का कह लो, ये सारे भाग आ जाते हैं। अच्छा, इसको लिख लेना मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसका नाम लिख लेना मैलिग्नेंट ट्यूमर, पिछली वाली स्लाइड में जिसने नहीं लिखा है। ये कैंसर में हमने वो पढ़े हैं कि कैंसर का सेल किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कैंसर बॉडी में किन किन तरीकों से और किन किन टिश्यूज में हो सकता है। पहले हमने ये जाना कि एक रुका हुआ होता है और एक आपका फैल सकता है, तो इसको कहते हैं कार्सिनोमा। नाम दिया है कार्सिनोमा, एपिथेलियल ऊतक के चक्कर में यहाँ पर दिया जाता है कार्सिनोमा। यानी कोई सब कैंसर कराते हैं, बस अलग अलग भागों में कराते हैं। 80% तक आपके क्या होते हैं, कार्सिनोमा देखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, इनका ध्यान रखना, स्किन, लंग, कोलन, ब्रेस्ट, स्टमक, पेनक्रियाज, सर्विक्स, थ्रोट, ये सारे आते हैं। बेटा स्किन को त्वचा कहते हैं, इसको आप फेफड़ों का कैंसर कह सकते हो। कोलन कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, अमाशय कैंसर। ये कहलाते हैं कार्सिनोमा। देखो इसके एग्जाम्पल्स ना तुम्हें अलग से याद नहीं करने, मैं अभी आपको इसको पूरा बताऊंगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैम एक मांसपेशी को छोड़ देना है, हड्डी को, कार्टिलेज को और ब्लड को, इन्हें छोड़कर बाकी सब आपके कार्सिनोमा में ही आएंगे। तभी हमने इसको कहा कि 80% इसी कैटेगरी में आते हैं। तो लगभग सब इसी में आते हैं। किसको छोड़ करके आते हैं वो ध्यान रखेंगे, ब्लड को, बोन को और कार्टिलेज को। ठीक है, अब जैसे इसका अगला वाला भाग है जिसको आप कहते हो कार्सिनोमा के बाद सारकोमा। सारकोमा, तो सारकोमा होता है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। शरीर में हमारे संयोजी ऊतक हैं, इनमें कैंसर हो जाए तो इसको आप सारकोमा कहते हैं। संयोजी ऊतक का कैंसर, उदाहरण क्या आएगा इसमें, बोन कैंसर, कार्टिलेज कैंसर उपास्थि में, नोट करिए इसको। और तीसरी श्रेणी बन जाती है ल्यूकेमिया। इसको हम कहते हैं कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, रक्त कोशिकाओं का कैंसर। इस प्रकार के देखो हमने एक ब्लड कैंसर को यहां पे रखा है, ठीक है, और ये बोन को और कार्टिलेज को रखा है। इन तीनों को छोड़कर बाकी सब आपके किस में आ रहे थे, पिछले वाले पार्ट में यानी कार्सिनोमा में आ रहे थे। ये सार्कोमा है, इसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं।
ल्यूकेमिया अभी प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था, ब्लड कैंसर इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो नोट करो इसे। अभी ये क्लास खत्म होगी उसके बाद सारी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगी, सारी जितनी भी रह गई हो अगर कोई तो वो भी दे देंगे। अबे कैंसर सारे ही डेंजर है ना, एक डेंजर नहीं है मैम, सारे डेंजर है। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। बोन मैरो में हो जाए माइलोमा, मायोमा मसल्स का, ऐसे बहुत सारे आपके अलग अलग कैंसर्स के रूप जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। कराने वाले भी बहुत सारे आपके होते हैं। इनमें कई बार हमसे कहा जाता है कि भाई कैंसर से कैसे बचें, तो देखो 2-3 विटामिन भी आपके यहाँ होते हैं, जिसे कहते हैं विटामिन ए, ई, सी। इन विटामिन का यूज अगर आप करेंगे तो ये आपके एंटी कैंसरस विटामिन होते हैं, है ना। नोट करके लिख लेना, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी आर एंटी कैंसरस। ये तीनों क्या हैं, कैंसर से बचाने वाले। आप अगर रेगुलर मात्रा में इनको ले रहे हो ना तो कैंसर की समस्या नहीं हो सकती। विटामिन ए, ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह, विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी। शालिनी आज खत्म है, ठीक है, आपका सिलेबस जो है वो। अच्छा खाना खाइए, बाकी तो देखिए कहते हैं ना इसीलिए ज्यादा आपको बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। इसको चेक कराना है तो पहले बायोप्सी होती है, टेस्ट करते हैं, फिर इसकी एक्सरे, एमआरआई, सीटी, अलग अलग तरीके से टेस्ट आप इसका देख सकते हैं। बाकी इसका एक टेस्ट होता है पेप्समियर टेस्ट, जो कि सर्विक्स कैंसर के लिए देखा जाता है। इस टेस्ट का नाम ध्यान रखना, पेप्समियर टेस्ट। और सर्विक्स कैंसर। तो ये खेल है आपके इस पूरे पार्ट का। ठीक है भाई, तो ये होता है कैंसर, एंड आई होप कि यहाँ तक की सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से बताओ। ठीक, इन सबका अलग अलग जो कॉज है वो आपको देखने को मिला। इट्स नॉट जस्ट वन जो कि फिक्स हो। जैसा हमने यहाँ पर बात करी कि देखो आपके कई बार कुछ फिजिकल एजेंट्स होते हैं, कई बार बायोलॉजिकल, कई बार केमिकल। इसीलिए कहते हैं केमिकल से दूर रहो, है ना। कपड़े डाई वाले मत पहनो, डाई वाले कपड़ों से जो डाई होती है वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके रिसती रहती है, आप उनको मत प्रॉपरली यूज करिए। कुछ लोग जाते हैं डाई करा के ही कपड़े पहनते हैं, वो कलर्स जो होते हैं ना वो अंदर इंक जाती है। टैटूज मत बनवाइए, प्लास्टिक के बर्तन में खाना मत खाइए, कहते हैं प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए ज्यादा मात्रा में। कहीं पर भी चिमनी, फैक्ट्री, जो इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं उनको ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो धूल के कण जो हैं वो जा करके कैंसर करा सकते हैं। साथ में बायोलॉजिकली जब हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, नहीं करना चाहिए। बार बार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज पर एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, ये सब चीजें आप लोग की रह जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए सेहत का, अच्छी चीजें खाइए, बाहर का जंक फूड मत खाइए। हर जगह कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आजकल मिलावट है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। थोड़ा सा अपने सेहत का आप ध्यान देंगे, सेहत अपने आप आपकी ठीक होती चली जाएगी। हेल्दी खाओगे तो हेल्दी रहोगे। डार्विन साहब ने पहले ही कहकर चले गए थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। प्रकृति भी उसी को सिलेक्ट करती है, नेचुरल सिलेक्शन है। तो इसीलिए भैया ये काम जो है
वो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपनी सावधानी के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली आपके सेहत पर भी कोई असर इस प्रकार की चीज़ों का नहीं पड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए। बस 2-3 काम करते रहना, भरपूर मात्रा में विटामिन खाते रहो। जैसे हम कहते हैं ना कि आप अपने विटामिन सी को, विटामिन ई को, एक टैबलेट डेली विटामिन सी की खा लोगे तो बिगड़ नहीं जाएगा आपका कुछ। ऐसे ही डेली विटामिन ई खा लिया, चलो डेली नहीं खा रहे हो, 2 दिन में एक बार खा लिया, खाओ तो सही कम से कम। तो टैबलेट खा लीजिए अगर आप फल फूल नहीं खा पाते हैं, लेकिन हाँ इनका सेवन बहुत ज़्यादा आज के समय में, क्योंकि आज आप देख रहे हो हर जगह मिलावट है, ठीक है। बाकी सिलेबस की टेंशन ना लो, सीरियल वॉरियर ही खत्म हो चुका है, ठीक है। 21 मई वाले बैच में तो सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बाकी चलिए, लगभग आपकी चीज़ें जो हैं वो आज आपको प्रैक्टिस शीट के साथ मिल जाएंगी। आज के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। डिजीज आपका हो गया है खत्म, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, क्लास की पीडीएफ भी आप लोगों को अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है। कैंसर का एक दिन नहीं है, हर महीने हर अलग अलग बॉडी पार्ट के कैंसर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी अवेयरनेस जो कैंपेनिंग होती है वो हर महीने अलग अलग होती है, ठीक है। कभी कभी खा लो यार फास्ट फूड, तुम्हें तो डेली खाना होता है, डेली खा के थोड़े ना कुछ काम बनता है। सुबह अपनी कचौड़ी बनवा ली मम्मी से घर पे, है ना, शाम को बाहर खा लिए मोमोज, तो जब ऑयली इतना खाओगे तो दिक्कत होगी होगी हर बार। चलो, ऑल राइट, सो आई होप कि अब कोई डाउट नहीं है मन में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड पीडीएफ और प्रैक्टिस शीट दोनों आपको मिल जाएगी। स्टे ट्यून।